चलो कहाँ तक लिख लिया था? लिखने का काम पूरा हो गया था या वो बच गया था? अरेंजिंग फ्यूचर इवेल्युएशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्लान। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट अपन ने लिखा था, क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स। इसका मेन पर्पज़ ये पॉइंट का मतलब ये है कि आपको जो प्लानिंग करनी है वो किस प्रोजेक्ट के लिए करनी है, उस प्रोजेक्ट की डेफिनेशन। सेकंड इसमें लिखा है सिक्योरिंग एंड एनालाइजिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ द डाटा। आपको जो प्लानिंग करनी है उसके लिए आपको जो डाटा कलेक्शन करना पड़ेंगे रिगार्डिंग साइट, इस बारे में अपन पहले डिस्कशन कर चुके हैं। अगर मेरा ख्याल से जिन्होंने शुरुआती क्लासेस ज्वाइन करी थी उनको पता होगा। कुणाल, मयूर, निखिल, यस सर। अपन ने साइड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का लिए जो अपन ने जो बात करी थी वो सेकंड स्टेप होती है। तुम लोगों के पास पुराने नोट्स हैं, उनसे ही कोरिलेटेड करो, इसलिए तुम लोगों का भी आंसरिंग आना चाहिए। श्रुति तो मेरे ख्याल से आज पहली बार आई है। यस सर। हाँ, तो वो इनसे नोट्स ले लेना। थर्ड सेकंड पॉइंट में कोई दिक्कत? डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। नो सर। डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस का मतलब समझ गए? आपके पास वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन वेरियस साइट्स से जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन ऑप्शंस का डाटा कलेक्ट करना। बेसिकली ये स्टेज होती है फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना। अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना। उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट वाली क्लॉज को यहाँ अपन ने क्या लिख दिया है? डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। जब तक आप डाटा कलेक्ट करके फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं करेंगे न तो आप साइट सिलेक्ट कर पाएंगे या आपकी कोर्स ऑफ एक्शन भी सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? हाँ, प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या हैं? जो आपको वेरियस ऑप्शंस वेरियस साइट्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स आप बना लेते हैं, उसमें से आपने एक चीज़ मान लीजिए सिलेक्ट कर ली कि इस साइट पर अपने को अब ये काम करना है, तो उस पर्टिकुलर साइट की प्रीमाइसेस क्या है? मतलब आपका प्लानिंग का स्कोप कहाँ से शुरू होगी, कहाँ ख़त्म होगी, स्कोप ऑफ द प्लान। और फिर उस पर्टिकुलर साइट से रिलेटेड कोई रिस्ट्रेंट है, कॉन्स्टेंट है कि यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते। ये जितने भी कॉन्स्टेंट्स आते हैं इन सबको आपको उसमें कंसिडर करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या थी? हाँ, इसमें यह रहता है कि अगर आप जब प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की, तो अगर किसी कारण से उसमें एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस एग्जीक्यूशन को प्रॉब्लम को राइट ऑफ करने के लिए या ओवरकम करने के लिए आपके पास अल्टरनेट प्लान्स भी अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या थी? अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्लान अवेलेबल हैं एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको उसमें जो ऑप्टिमम प्लान है, ऑप्टिमम प्लान मतलब जिसमें कॉस्ट भी कम हो और टाइम ड्यूरेशन भी कम हो, इसके बेस पे आपको ऑप्टिमम प्लान का डिसीजन लेना पड़ता है कि प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 इसमें से हम कौन सा प्लान सिलेक्ट करें। नेक्स्ट स्टेज क्या थी? डेरिवेटिव प्लान्स का मतलब ये होता है कि आपको आपकी प्लानिंग का जो प्रीमाइसेस होगा वो तो काफ़ी बड़ा होगा। आपको उस पर्टिकुलर प्लानिंग की जो वेरियस स्टेजेस है उन स्टेजेस को इंटरनल प्लानिंग भी आपको करनी पड़ेगी। जैसे एक पर्टिकुलर साइट है, आपके पास 4 बिल्डिंगें बनानी है, तो वो उन 4 बिल्डिंगों का जो अलग अलग बनेगा कोड कंस्ट्रक्शन डिटेल या उनकी मटेरियल रिक्वायरमेंट, उनकी लेबर रिक्वायरमेंट, वो अलग अलग पार्ट्स के लिए आपको डेरिवेटिव प्लान्स बनाना पड़ेंगे। एक ही बिल्डिंग में अगर अलग अलग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल मेसनरी वर्क है या आरसीसी वर्क है या प्लास्टरिंग वर्क है, तो इनके लिए आपको अपने प्लान्स अलग बनाना पड़ेंगे कि इस स्टेज पे आपको कितना मटेरियल लगेगा। फॉर एग्जांपल आरसीसी में अलग अलग स्टेजेस होंगी, शटरिंग, रेनफोर्समेंट बाइंडिंग, कंक्रीट प्लेसिंग और फिर क्यूरिंग। तो इन सब स्टेजेस के लिए आपको क्या अरेंजमेंट करना पड़ेंगे, इसका
प्री प्लान आपको करना पड़ेगा। तो ये होता है डेरिवेटिव प्लान होता है, मतलब उसके जो पार्ट्स हैं आपकी प्लानिंग में, उन पार्ट्स का डिटेल्ड प्लानिंग करना, ये होता है डेरिवेटिव प्लान बनाना। अगला स्टेप बताओ। हाँ, हर प्लानिंग के साथ में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, हर प्लानिंग के साथ आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है वो कब स्टार्ट होगी और कब एंड होगी। ये प्रेमाइस आपको हर प्लानिंग में या हर स्टेज पे जितने भी आपकी स्टेजेस होंगी उनके साथ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या था? अरेंजिंग फ्यूचर इवेल्यूएशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लान। इसका संबंध ये है कि लास्ट स्टेप अपन ने पिछली क्लास में अपन ने लिखी थी मॉनिटरिंग, कि पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है उसकी जो स्पीड है वो प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है। मान लीजिए अगर एक कोई एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी का टोटल ड्यूरेशन है 40 डेज, तो फर्स्ट 10 डेज में उससे जो आपको आउटकम मिलना चाहिए था वो मिला या नहीं मिला। अगर नहीं मिला है तो नेक्स्ट 10 डेज में आपको क्या करना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी को स्पीड अप करना पड़ेगा। तो आपके पास मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल जो एक्टिविटी है इसके लिए आपके पास मार्जिन होना चाहिए। तो अगर आपके पास जो एक्शन हो रही है ग्राउंड पे उसके डाटा कलेक्शन अगर आपके पास नहीं होगा तो आप मॉनिटर नहीं कर पाएंगे कि कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी कितना लेग कर रही है और कितने स्पीड अप करने की इसको ज़रूरत है। या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में अगर सडनली कोई मटेरियल रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई तो आपके पास साइट कंट्रोल, यानी कि अगर डाटा होगा साइट से करंट सिचुएशन का तो आप उसकी फ्यूचर एक्शन को करेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप फ्यूचर एक्शन को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। कोई डाउट आप किसी पॉइंट पर हो तो पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइटल डालिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग। इसमें लिखिए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग इज टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। The main objective of the planning is to execute the project most economically in terms of cost and time. Effective planning includes the following factors. Effective planning includes the following factor. पहले सब लिख लें, फिर अपन एक एक पे डिस्कशन कर लेंगे। First, proper design of each element of project. First objective is proper design of each element of project. Second, proper selection of equipment and machinery. Proper selection of equipment and machinery. Third, proper arrangement of repair and maintenance. Proper arrangement of repair and maintenance of equipment and machinery near the site of work. To keep them ready for execution. Next लिखिए procurement of material well in advance. Fifth लिखिए employment of trained and experienced staff. On the project. Next लिखिए to provide welfare schemes for staff and workers. Next लिखिए to provide incentives for good workers.
नेक्स्ट लिखिए, टू अरेंज कांस्टेंट फ्लो ऑफ फंड्स, टू अरेंज कांस्टेंट फ्लो ऑफ फंड्स as per requirement for proper completion of project. Next लिखिए, to provide proper environment and safety measures for work as well as their temporary residential facilities, Last लिखिए, proper arrangement of means of communication, for feedback. चलिए अब बताइए, सबसे पहला क्या लिखा है? सर फर्स्ट टाइम क्या है, हमें the main object of planning is to execute the project the most economically in terms of cost and time. अब प्लानिंग का अपना पर्पस क्या रहता है? कोई भी आप जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, एक तो उसकी कॉस्ट कम मिनी ऑप्टिमम होनी चाहिए। मिनिमम वर्ड यूज़ करने के बजाय आप ये कहें उसकी कॉस्ट ऑप्टिमम होनी चाहिए। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करके आप कॉस्ट कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है, प्लानिंग का पर्पस क्या है? आप चाहते हैं कि आप जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं वो शेड्यूल्ड टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाए। अगर वो प्रोजेक्ट शेड्यूल्ड टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं होता या डिले होता है किसी कारण से, तो उसकी हिडन कॉस्ट जो बढ़ेगी वो तो बियर ही करना पड़ेगी ना, आइदर टू द कॉन्ट्रैक्टर और टू द क्लाइंट। क्लाइंट के फेस में आप ये देखिए, कोई प्रोजेक्ट अगर 6 महीने लेट होता है तो उसका जो बेनिफिट है क्लाइंट को जो मिलना चालू हो जाना चाहिए वो मिलेगा ही नहीं उसको 6 महीने तक। रिटर्न बैक जो अपन ने करा था ना, जब अपन ने पढ़ा था प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव, पहले भी अपन ने इस बारे में डिस्कशन करा था। तुम उस समय क्लास में शायद थी नहीं। ये कुणाल और निखिल से देख लेना, इन्होंने नोट्स लिए हैं। और कुछ इसमें, इफेक्टिव प्लानिंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग फैक्टर्स। अगर आपकी प्लानिंग आपको इफेक्टिव करनी है तो उनके जो फैक्टर है प्लानिंग के, उसमें ये चीज़ें आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। बताइए फर्स्ट वन क्या लिखा है अपन ने? हाँ, अगर आपके प्रोजेक्ट में वेरियस एलिमेंट्स जो भी हैं उनकी प्रॉपर डिज़ाइन आपके पास होनी चाहिए। डिज़ाइन से मतलब उसकी ड्राइंग, डिज़ाइन, एस्टिमेट्स, सारी डाटाज आपके पास होना चाहिए। डिज़ाइन वर्ड का मतलब जो रहता है उसमें सब चीज़ें इंक्लूड होती है। अगर आपकी डिज़ाइन प्रॉपर होगी तो वो सेफ होगी। डिज़ाइन प्रॉपर होगी तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी ड्राइंग्स जो आपके पास बनेंगी, उन ड्राइंग्स के बेस पर आप जो क्वांटिटी असेसमेंट करेंगे वो करेक्ट होगी। अगर डिज़ाइन ही प्रॉपर नहीं होगी तो आपका क्वांटिटी असेसमेंट करेक्ट नहीं होगा। क्वांटिटी असेसमेंट करेक्ट नहीं होगा तो मटेरियल रिक्वायरमेंट और मैन पावर रिक्वायरमेंट दोनों के डाटा आपके फॉल्स हो जाएंगे। इसलिए प्रॉपर डिजाइनिंग हर एलिमेंट की होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट बताइए। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी। अब देखिए, इक्विपमेंट एंड मशीनरी का संबंध प्रोजेक्ट की साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। स्मॉल प्रोजेक्ट अगर है तो वहाँ पर आप मैन पावर बेस्ड काम करवा सकते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि 200 क्यूबिक मीटर अगर आपको एक्सकेवेशन वर्क करना है विद इन 20 डेज, तो 200 क्यूबिक मीटर का एक्सकेवेशन 20 डेज में अगर आपको करना है तो पर डे आपका अप्रॉक्सीमेटली 10 क्यूबिक मीटर आया। ये आप मैन पावर एम्प्लॉय करके कर सकते हैं। पर अगर विद इन 20 डेज अगर आपको 2000 क्यूबिक मीटर का एक्सकेवेशन वर्क करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? मशीनरी एम्प्लॉय करनी पड़ेगी। सेम इज़ जैसे आरसीसी की कॉन्क्रीटिंग करनी है तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, 10, 12, 15 क्यूबिक मीटर की स्लैब भरनी है अगर अपने को, तो 15 क्यूबिक मीटर या 20 क्यूबिक मीटर की स्लैब के लिए तो आप केवल मैन पावर लगा सकते हैं। पर अगर कंक्रीट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको उसके केस में फिर आपको लिफ्ट और
अदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको मशीनरी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो प्रॉपर इक्विपमेंट एंड मशीनरी का सिलेक्शन डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट की या उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो क्वांटिटी वर्क एग्जीक्यूट होने वाली है उसकी साइज़ क्या है। स्मॉल साइज़ के लिए तो आप मैन पावर डिपेंडेंट अरेंजमेंट कर सकते हैं, पर लार्ज प्रोजेक्ट में आपको प्रॉपर प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ करना पड़ेगा। अगला बताइए। अब अगर आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी यूज़ हो रही है उसको रेडी कंडीशन में रखना भी ज़रूरत है, तो उसकी प्रॉपर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है मेंटेनेंस से रिलेटेड वो उसके लिए आपको अरेंजमेंट करना पड़ेंगे। ये प्लानिंग स्टेज पे ही आपको सोचना पड़ेगा कि कब कौन सी मशीनरी आपको यूज़ करना है, वो रेडी टू यूज़ कंडीशन में होनी चाहिए। अदरवाइज़ 50 लेबर खड़ी है और आपकी मिक्सर मशीन अगर ऑपरेट ही नहीं हो रही है तो वो जो भी लेबर आपकी एम्प्लॉय आपने कर रखी है उसका डे जो है वो बेकार हो जाएगा, कॉस्ट भी बढ़ी और काम भी आपका टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? निखिल, मयूर, कुणाल, तुम लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा है बराबर। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसमें कोई डाउट हो, जो पिछले पॉइंट्स हैं इनमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे का पॉइंट बोलो। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा था? प्रॉपर प्लानिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है आपको मैन पावर और मटेरियल का टाइम टू टाइम अरेंजमेंट करना, कि कौन सी एक्टिविटी कब शुरू होगी, उस एक्टिविटी के लिए कितनी मैन पावर लगेगी और कितना मटेरियल लगेगा। तो वो मैन पावर और मटेरियल दोनों का अरेंजमेंट एडवांस में आपको करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 3 दिन बाद अपने को स्लेब की कंक्रीटिंग करनी है, मालूम पड़ा सैंड और मेटल ही गायब है, यहाँ सीमेंट ही अपने पास पहुँची नहीं है, तो अगर मटेरियल की डिफिशियंसी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए हो गई तो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी डिले हो जाएगी। तो वो जो एक्टिविटी डिले ना हो इसलिए उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो भी मैन पावर, मशीनरी और मटेरियल लग रहा है इसका आपको प्रॉपर अरेंजमेंट बिफोर टाइम यानी कि वेल इन एडवांस आपको करके रखना है। ये अच्छी प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर? नेक्स्ट। अब ये तो कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप एक्टिविटी करने जा रहे हैं आपका जो स्टाफ है, जो भी आपने मैन पावर आपको लग रही है वो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रेंड होना चाहिए। फॉर ब्रिक मेसनरी वर्क है तो आपके पास ट्रेंड मेसन जो कि मेसनरी वर्क कर सकें, कितने लगेंगे और कब से लगेंगे, किस दिन कितने लगेंगे, ये भी आपको सब प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। तो जो भी आपको एग्जीक्यूशन करना है, साइट इंजीनियरिंग अगर आपको रखना है, आपने फ्रेश और एक्सपीरियंस का अगर कॉम्बिनेशन नहीं बनाया तो ये लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो आपका जो स्टाफ आपने मैन पावर एम्प्लॉय किया है आइदर फॉर एग्जीक्यूशन और फॉर कंट्रोलिंग मतलब डाटा कलेक्शन के लिए, जो भी साइट इंजीनियर या उसके ऊपर के जो भी लोग होंगे, प्रोजेक्ट इंजीनियर, साइट इंजीनियर, टाइम कीपर, ये प्लस वर्क को एग्जीक्यूट करने वाले लेबर, मेसन, कारपेंटर, बारबेंडर, ये जो भी स्टाफ आप एम्प्लॉय कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए वो ट्रेंड होना ज़रूरी है। अनट्रेंड स्टाफ को जो है वो पहले आप ट्रेनिंग का कुछ अरेंजमेंट करें और फिर आप उसको एम्प्लॉय करें। नेक्स्ट स्टेप। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अगला पॉइंट। टू प्रोवाइड वेलफेयर स्कीम्स। जनरली वेलफेयर स्कीम्स में मेडिकल फैसिलिटी और रिक्रिएशनल फैसिलिटी आप बोल सकते हैं उनको। रिक्रिएशनल फैसिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी आपको ख़ास तौर से इसके लिए रखना पड़ेगी। वेलफेयर स्कीम में एम्प्लॉयज़ के लिए जो आजकल तो जो बड़ी कंपनियों में पेंशन फंड और इनके लिए भी वो अरेंजमेंट होने लगा है, मेडिकल फैसिलिटी स्पेशली देते हैं वो, कोई दिक्कत होती है तो इसमें आप थोड़ा देखेंगे तो आप 2-3-4 लाइन में इसको डिस्क्राइब आसानी से कर सकते हैं। अगला बोलो। To provide incentive for
टू प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर गुड वर्कर। जनरली क्या होता है कि क्वालिटी आउटपुट और क्वांटिटी आउटपुट दोनों के लिए आपको जो अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में आपको आउटपुट देता है वर्कर, अगर आपको उनकी संख्या बढ़ानी है तो आपको जो क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी देने वाले वर्करों को कुछ प्रोत्साहन राशि, जिसको आप बोल सकते हैं कोई इनाम या कोई सर्टिफिकेट या कुछ इस तरह से आपको प्रोजेक्ट में अरेंजमेंट करना पड़ेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैन पावर है वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के बेस पे गुड वर्क जो है वो आपको आउटपुट डिलीवर कर सके। नेक्स्ट, To arrange constant flow of funds is the requirement for proper completion of project. हाँ, इसका संबंध वो मैन पावर और मटेरियल की रिक्वायरमेंट से। अपन ने प्लानिंग कर क्यों रहे हैं कि जो भी एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है या ड्यूरिंग द एक्टिविटी आपको जो मटेरियल और मैन पावर चाहिए, तो मटेरियल और मैन पावर का अरेंजमेंट होगा किसके बेस पे? फंड, आपको फंड लगेगा। मटेरियल चाहिए, मालूम पड़ा पिछले सीमेंट का पेमेंट नहीं हुआ है तो नई सीमेंट सप्लाई करेगा क्या कोई सप्लायर? तो आपको डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी आपको उसके लिए मैन पावर और मटेरियल का अरेंजमेंट करना है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? फंड। तो उस फंड का अरेंजमेंट भी आपको पहले करना है। क्लियर? Yes, sir. अगला बोलो। To provide proper environment and safety measures for work as well as their temporary financial facilities. अब देखिए, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में जहाँ ज़्यादा मैन पावर इन्वॉल्व होती है वहाँ जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो एक तो प्रॉपर होना चाहिए। इसीलिए अगले वाले पॉइंट में अपन ने फीडबैक की भी सुविधा रखी है। वर्किंग इन्वायरमेंट प्रॉपर होगा तो वो जो है वो मैन पावर का आउटपुट हो जाएगा। जैसे अपन ने प्लांट एंड मशीनरी के लिए रिपेयर का अरेंजमेंट करा है, ऐसे ही मैन पावर जो आपने एम्प्लॉय कर रखा है उसका एक तो वर्किंग इन्वायरमेंट प्लस अगर वो टेम्प्रेरी अगर आपने उसको हटमेंट या रेजिडेंस अवेलेबल कराए हैं तो वो भी प्रॉपर लाइट वेंटिलेशन की सुविधा वहाँ पर होनी चाहिए। जिस लोकेशन पर आपकी मैन पावर काम कर रही है उस लोकेशन पर भी प्रॉपर लाइट और वेंटिलेशन की फैसिलिटी होगी तो वो अच्छे से आउटपुट आपको मिल पाएगा। और प्रॉपर लाइट वेंटिलेशन नहीं हुआ, प्रॉपर फैसिलिटी आपने प्रोवाइड नहीं करी तो इसका इफेक्ट उस मैन पावर के आउटपुट पे आता है। ठीक है, तो ये फैसिलिटीज़ अगर आपने प्रोवाइड कर रखी है या उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया तो उसका आउटपुट ठीक ठाक आएगा। और अगर ये प्रॉपर इन्वायरमेंट उसको नहीं मिला तो जो वर्कर्स हैं उनका जो आउटपुट है वो अफेक्ट होता है। तो प्लानिंग करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये प्रॉपर इन्वायरमेंट देने के लिए जो अरेंजमेंट चाहिए वो सब आप अरेंजमेंट करें। क्लियर? Yes, sir. अगला पॉइंट Sir, complete हो गए 10 points. एक और होगा ना? Sir, last one is proper arrangement of means of communication for feedback. हाँ, ये तो हो ही चुका है कि अगर जो भी आपके साइट पे चल रहा है वहाँ से वो वर्कर्स या जो लोअर कैटेगरी के जो भी लोग हैं उनसे आपको प्रॉपर फीडबैक लेने की सुविधा आपके पास होनी चाहिए। इससे आपको एक पता चलता रहेगा कि जो आपका जो वर्क इन्वायरमेंट है उसमें कोई डिस्टर्बेंस तो क्रिएट नहीं हो रहा है, वर्कर्स को क्या फैसिलिटी चाहिए क्या नहीं है, कौन सी फैसिलिटी मिल रही है कौन सी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो ये आपके पास अगर फीडबैक आएगा तो आप उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। और अगर आपके पास फीडबैक ही नहीं आएगा तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि डिससेटिस्फेक्शन क्यों है वर्कर्स में। इसलिए फीडबैक का आपके पास अरेंजमेंट होना चाहिए। अब इन 200 पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछे। एनीबडी? किसी की आवाज़ नहीं आ रही है, लगता है वापस अनम्यूट हो गए हैं। No, sir. All clear. मयूर, Yes, sir. प्रवचन सुन रहे हो आज तुम? लिख नहीं रहे हो? लिख लिया? कुणाल Yes, sir, देखिए। और ये यूजे, ये क्या नाम है? फुल नेम बताइए बेटा अपना। Good morning, sir. This is Utkarsha Joshi, actually. उत्कर्षा जोशी, ठीक है। आज आप पहली बार ज्वाइन कर रही हैं? और कौन बच गया? रिया। आर यू देयर रिया? अरे वाह, आज तो आप खुद अवेलेबल हैं। पिछली बार शायद आपको मोबाइल अवेलेबल था।
चलिए, जो पॉइंट मैंने लिखवा है इनमें किसी को कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट है तो पूछें। अगर आप लिखेंगे, नोट्स लेंगे, तो वो नोट्स आपके काम आएंगे। उसको डिस्क्राइब करके लिखना ही रहेगा आपको केवल। चलिए लिखिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग लिख लिया। फर्स्ट, द प्लान शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन ए readily understandable form, readily understandable form. सेकंड पॉइंट लिखिए, द प्लान शुड बी रियलिस्टिक, द प्लान शुड बी रियलिस्टिक। नेक्स्ट लिखिए, द प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल, द प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट लिखिए, द प्लान should serve, the plan should serve as a basis for monitoring and control, should serve as a basis for monitoring and next लिखिए, the plan should be comprehensive, the plan should be comprehensive। चलिए, क्या लिखा फर्स्ट? Sir, the plan should provide information रेडिली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। अगर मान लीजिए जैसे आपने प्लानिंग करी, उस प्लानिंग में कोई सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, उस प्लान की जो स्टेजेस या स्टेप्स आपके पास होनी चाहिए, वो एक तो सबको समझ में आ जानी चाहिए। रेडिली अंडरस्टैंडेबल का मतलब यही होता है। अगर आपको रेडिली अंडरस्टैंडेबल हो गई वो, तो आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर आपकी प्लानिंग की स्टेप्स इतनी कॉम्प्लेक्स हुई कि वो समझ में ही नहीं आ रही है, तो फिर वो एग्जीक्यूशन कैसे होगा उसका। इसलिए जो प्लान की जो भी स्टेप्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन प्लान दे, वो सिंपल और रेडिली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। नहीं तो प्लान को एग्जीक्यूट करने वालों को वो क्लियर ही नहीं होगा करना क्या है, या वो उलझ जाएंगे, फिर आपका एग्जीक्यूशन डिले होगा। अपना प्लानिंग का पर्पस क्या है कि अपना जो प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो ऑप्टिमम कॉस्ट में मिनिमम टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाए। और अगर आपके प्लान की जो स्टेप्स हैं वो अगर उलझन पैदा कर रही हैं, तो वो काम टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा क्या? तो आपके प्लान की जो भी स्टेप्स आपने डिक्लेयर करी हैं, वो अगर सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होगी, तो आप एक का एग्जीक्यूशन भी स्मूथ होगा। तो स्मूथ एग्जीक्यूशन के लिए आप ये नेसेसरी है कि ये सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आपकी इंफॉर्मेशन आए प्लान से। नेक्स्ट बताइए। द प्लान शुड बी रियलिस्टिक। उसमें कोई ऐसी इमेजनरी चीज़ें नहीं होना चाहिए, जो रियल कंडीशंस हैं। तो वहाँ उसके लिए आपको जो रियल सिचुएशन के हिसाब से आपको प्लान बनाना चाहिए। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको 3 महीने में कोई एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, तो 3 महीने में अगर आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, तो उस एक्टिविटी में लगने वाला मटेरियल और मैन पावर आपके पास रेडीली अवेलेबल होना चाहिए। मालूम पड़ा मटेरियल की सप्लाई का आपने जो प्लान बना लिया वो 5 महीने का है, तो 3 महीने में तो 60-70% मटेरियल ही सप्लाई होगा, तो वो फिर आपका प्लान रियलिस्टिक थोड़ी रहा। तो जो भी आप स्टेजेस या उसमें टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर रहे हैं एक्टिविटीज़ के लिए, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी आपके पास फॉर एग्जांपल मैन पावर अवेलेबल है 20 मेसन, और आपने एक्टिविटी के लिए टाइम दे दिया कि 2000 क्यूबिक मीटर मशीनरी आपको 40 दिन में कंप्लीट करनी है। तो 40 दिन में अगर आपको वो एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, उसके लिए रिक्वायर्ड मेसन अगर अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो एक्टिविटी 40 दिन में कंप्लीट नहीं होगी, तो वो प्लान रियलिस्टिक नहीं रहा फिर। तो जो मटेरियल और मैन पावर का अरेंजमेंट हो सके, अकॉर्डिंगली आपको उसके लिए टाइम स्लॉट फिक्स करना है प्लानिंग करते समय। तो दोनों चीज़ें रहेगी, जो मटेरियल और मैन पावर अवेलेबल है, अकॉर्डिंगली आपका टाइम ड्यूरेशन पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए फिक्स होता है। हाइपोथेटिकल आप टाइम ड्यूरेशन फिक्स न करें। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्या था? The plan should be flexible. और फ्लेक्सिबल इसलिए होना चाहिए कि अगर इन अनफोर्सिन कोई चीज़ आ गई बीच में, कोई डिले अगर हो गया कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी में, तो आप नेक्स्ट
2-3 एक्टिविटीज़ में आप वो जो डिले हुआ है उसको अदर एक्टिविटीज़ को स्पीड अप करके आप वो जो टाइम ड्यूरेशन आपका गया है, टाइम डिले, उसको आप कवर कर सकें। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका जो प्लानिंग है वो थोड़ा सा उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। प्लानिंग अगर रिजिड होगी तो आप में कवर अप करने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। ठीक, अनफोर्सिन हिंड्रेंसेस को कवर अप करने के लिए आपके प्लान का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? नेक्स्ट। The plan should stabilize the basis for monitoring and control. तो प्लानिंग करते समय अपने को उसके मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के लिए अरेंजमेंट करना पड़ेंगे। ये तो हर प्लान की, जिसको बोल सकते हैं, रिक्वायरमेंट है। एक अच्छा प्लान अगर आपका मॉनिटरिंग और कंट्रोल दोनों चीज़ें के लिए अरेंजमेंट अगर उसमें नहीं है तो उसका आप अच्छा प्लान नहीं बोल सकते। नेक्स्ट। The plan should be comprehensive. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि जो अदर एक्टिविटी, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में अपना केवल सिविल कंस्ट्रक्शन ही नहीं आता, उसमें इलेक्ट्रिकल, सीवरेज, यहाँ जो अदर एक्टिविटी होती है, इन सब के लिए भी आपको अलग अलग प्लान्स बनाना पड़ेंगे और उन सारे प्लान्स को कोलैबोरेट करके आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। रोड वर्क, जैसे आप एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके लिए अप्रोच रोड बनानी है, तो अप्रोच रोड बनानी भी एक अलग एक्टिविटी है। तो जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, उन डिफरेंट एक्टिविटीज़ को सब एक साथ डील करना, ये तभी आप कर पाएंगे जब आपका प्लान कॉम्प्रिहेंसिव होगा। एक बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर प्रॉपर इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट ही नहीं कर पाए अगर आपने उसमें, तो आपको इलेक्ट्रिकल प्लानिंग अलग करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन का अरेंजमेंट अलग करना पड़ेगा। और कोई दिक्कत? क्लियर हो गया श्रुति, निखिल, मयूर? अब ये एक बार और इन पॉइंट्स को देख लो, इनमें अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप पूछें, अपन डिस्कस कर लेते हैं उसको। मैं ऐसा करता हूँ, आपको इस यूनिट का असाइनमेंट दे देता हूँ, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप बुक की हेल्प से या इंटरनेट की हेल्प से उसको कंप्लीट करें। असाइनमेंट का सबमिशन फिजिकल फॉर्म में ही होगा। आप A4 साइज़ के पेपर में बनाएं और फाइल में लिखें। तो असाइनमेंट का सबमिशन आपको यहाँ फिजिकली करना पड़ेगा कॉलेज में। और असाइनमेंट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में अगर कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है तो आप डिस्कशन करें या क्वेश्चन रेज कर दें। ठीक है, आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूँ।